गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं फिर से आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो कि जीएस और जीके दोनों ही फेजेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? सो अभी विश्व बैंक ने जो है 250 मिलियन डॉलर्स जो है एक कंट्री को दिए हैं ताकि वो अपने पर्यावरण प्रबंधन को जो है मजबूत कर सके। तो वो कौन सा देश है? तो इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, भारत या श्रीलंका। आप अपने आंसर्स को नोट कर लीजिए एंड देन मैं आपको आंसर बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ने जो है बांग्लादेश को 250 मिलियन डॉलर्स का जो है वित्त पोषण सहायता राशि प्रदान की है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस क्या रहेगा। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका छोटा स्वरूप रहेगा बेस्ट प्रोजेक्ट, देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। सालाना 3500 मीट्रिक टन ई कचरा संसाधित करने के लिए एक ई कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? इसके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आप इसके क्वेश्चन को जो है आंसर को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो है हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड कूलिंग सेक्टर शीर्षक नाम से उन्होंने जो है एक रिपोर्ट जारी करी है। आइए इसका एक विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान अनुभव कर रहा है जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन गया है जहां पर गर्मी की लहरों का अनुभव होता है जो मानव जीवित रहने की सीमा को तोड़ देता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में जो है तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा था। अब ये कौन से स्टेट से लोकेटेड है, कौन से स्टेट से जो है जुड़ा हुआ है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण को अनिवार्य करने के अपने पहले के आदेश में छूट दी है। यह अभयारण्य मुंबई के उपनगरों में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? आपको बताना है कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करते हैं इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही है। इसके ऑप्शन है 80, 62, 84 या 87। इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज 87, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए देख लेते हैं इसका क्या है विश्लेषण। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट्स की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है जबकि यूएई पहले स्थान पर है। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान आता है जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। पाकिस्तान इसमें जो है 94वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहेगा? इसके ऑप्शन से कनाडा, कुवैत, भारत या फिजी। तो आपको बताना है कि जो 12th वर्ल्ड हिंदी जो है कॉन्फ्रेंस होने वाला है इसका मेजबानी कौन सा देश करने वाला है इस बार? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डैट इज फिजी। इस बार जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मेजबान देश है वो है फिजी। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। फरवरी 2023 में फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है। अब तक विभिन्न देशों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने नई चेतना जो है एक अभियान शुरू किया है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या है इसका मतलब और क्यों ये शुरू किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगों के आंदोलन के रूप में नई चेतना नामक महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अधिकारों और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मदद करेगा। साथ में महिलाओं को जागरूक भी इसके जरिए किया जाएगा। इसे 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है? आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 1 दिसंबर था उस दिन हमने वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया था। सो आपको बताना है कि 2010 से 2021 के बीच जो एचआईवी संक्रमण की दर रही है उसमें इजाफा हुआ है, गिरावट हुई है, वह स्थिर है या फिक्स है कि हाँ उतने पे स्टेबल चल रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें गिरावट हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं एक बार हम लोग कि इसमें क्या है अपडेट। सो हाल के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको ने घोषणा की है कि 2010 और 2021 के बीच देश की एचआईवी संक्रमण की वार्षिक दर में 46% की गिरावट आई है। यह गिरावट वैश्विक औसत 32% के मुकाबले है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिन्होंने मंदिर के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर रोक लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय या असम उच्च न्यायालय। सो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है कौन सा जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है जिसने अपने क्षेत्र के अंदर, मंदिर के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैन लगा दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मद्रास हाई कोर्ट। तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मद्रास उच्च न्यायालय। आइए इसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कौन, क्यों, क्या कारण है कि उन्होंने जो है इस पर बैन लगा दिया है। सो मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उपयोगी होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मंदिरों में फ़ोन जमा करने के लिए लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए और इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने जो है आरक्षण को बढ़ाकर 76% तक करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आपको मैंने कल एक क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसको जो है लोअर कोर्ट, लोकसभा और विधानसभा और साथ के साथ राष्ट्रपति का जो है मंजूरी नहीं मिलता है। तो इसमें क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है आपका जो है स्टेट के जो राज्यपाल होंगे उनके थ्रू इसको जो है पारित किया जा सकेगा केवल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ ने जो है 76% जो है आरक्षण को बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। तो अभी सिर्फ विधेयक है, अभी कानून नहीं बना है, अभी एक लंबी जो है यात्रा इसके लिए करनी पड़ेगी इसको। तो अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% का कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 4% आरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3 दिसंबर। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है वो 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आइए इसका एक बार व्याख्या देख लेते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का वार्षिक पालन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। अब 1 अरब से अधिक लोग या विश्व की जनसंख्या का लगभग प्रतिशत 15 किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे हैं। कुल दिव्यांग लोगों में से 80% विकासशील देशों में रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें। धन्यवाद।